हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल हिंदू ऑफिशियल। 50 क्वेश्चन पर डे की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है साउंड। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो जो ध्वनि तरंगें होती है वो किस प्रकृति की होती है हमारी? वो सारी की सारी तरंगें हमारी होती हैं अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंगें होती हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? पहला, इसका इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इनकी चाल 132 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपरोक्त सभी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल कितनी हो जाती है? 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अवस्रावी तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अवस्रावी तरंगें 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो जो अवस्रावी तरंगें होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। पराश्रवी तरंगें वे तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति, पराश्रवी तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति होती है जिनकी। पराश्रवी तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती, कभी कभी सुनी जा सकती है या इनमें से कोई नहीं। तो जो पराश्रवी तरंगें होती है वो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती। पराश्रवी तरंगों को किसने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने या फैराडे ने? तो किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? गाल्टन ने है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। शिकार, परभक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो या ध्वनि का अपवर्तन का, विस्पंदनकों का बहना, ध्वनि का प्रकीर्ण या प्रतिध्वनि का निर्धारण? तो ये किसका करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या कौन सी तरंगें प्रयोग में लाई जाती है? रेडियो एक्टिव, इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक या सबसोनिक? तो अल्ट्रासोनिक तरंगें प्रयोग में लाई जाती हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि का तारत्व होता है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किस को प्रयोग किया जाता है? पराश्रवी तरंगें या ऑक्सोलिक तरंगें, अवस्रावी तरंगें या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती है? पराश्रवी तरंगें। अगला है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? तो किस आवर्ती सीमा में होती है? 20 से लेकर 20,000 की आवर्ती सीमा में मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति होती है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो चंद्रमा में धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि अंधेरे में उन्हें साफ दिखाई देता है, उनकी आंख में प्यूपिल बहुत बड़ा होता है। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। या फिर ये क्या करते हैं? इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, ये अति तीव्र वेग तरंगें पैदा करती हैं जिनका जो उनका नियंत्रण करते हैं। तो चमगादड़ बहुत ज्यादा वेग तरंगें पैदा करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे इसके। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? अगर हम दाब बढ़ा के दुगना कर दें तो ध्वनि की चाल उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, इतनी ही रहेगी। निम्न द्रव में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो जो ध्वनि होती है सबसे तेज यात्रा किस में करती है? ठोस में करती है, हमें पता है। तो स्टील में करेगी, वायु में करेगी, निर्वात में, जल में? तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्टील में, क्योंकि स्टील क्या है? ठोस है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों में गर्जन सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से बहुत ज्यादा अधिक होती है, इसलिए बाद में गर्जन सुनाई देता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है? ठोस, द्रव, गैस या वायु? तो किस माध्यम में अधिक होती है? ठोस माध्यम में अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, या तापमान के घटने से घटता है? तो तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग भी क्या हो जाता है? घट जाता है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। जो दो ध्वनिक विमान होते हैं, ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, या प्रकाश की चाल से? तो जो पराध्वनिक विमान होते हैं वो ध्वनि की चाल से अधिक चाल में उड़ जाते हैं। अगला है, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वस्तु के वेग और उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। मैक अंक का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किसके संबंध में किया जाता है?
ध्वनि में, जलयान में, वायुयान में, अंतरिक्षयान में, तो किसमें संबंध में किया जाता है? वायुयान में किया जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें? फोन में, डेसिबल में, डेसी में या डेसिमल में, तो किसमें नापा जाता है ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि? डेसिबल में नापा जाता है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 या 90 से 100, तो कितनी होती है? 30 से लेके 40 डेसिबल तक। ध्वनि की वह विशेषता जो नर ध्वनि को मादा ध्वनि से भिन्न करती क्या कहलाती है? तारत्व, प्रावस्था, गुणता या प्रबलता। तो वो ध्वनि की तीव्रता क्या कहलाती है जो नर और मादा की ध्वनि को अलग अलग करती है? तारत्व कहलाती है। यदि सितार और बांसुरी में एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद, जो उनमें जो ध्वनि उत्पन्न होगी उसका भेद किसके कारण होगा? प्रबलता, तारत्व, प्रबलता या गुणता के कारण, केवल तारत्व और प्रबलता के कारण, केवल ध्वनि प्रबलता से या केवल ध्वनि गुणता से, तो किससे हो जाएगा? केवल ध्वनि गुणता से। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो वो अधिकतम सीमा कितनी होती है? 95 डेसिबल होती है। इससे अधिक व्यक्ति नहीं सुन सकता। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है वो किसके द्वारा होता है? हवाई जहाजों में उड़ान भरते समय सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की घटती जाती है। क्यों? रमन प्रभाव से, जूल थॉमसन प्रभाव से, कॉम्पटन प्रभाव से या डॉपलर प्रभाव से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉपलर प्रभाव। अगला है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्यों? तो क्यों नहीं सुन पाता है अंतरिक्ष यात्री? क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए चंद्रमा की सतह पर वो उसको नहीं सुन पाता। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण या फिर अपवर्तन? तो ध्रुवण की प्रक्रिया है, ध्रुवण की प्रक्रिया है वो दोनों में नहीं होती है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, इस स्थिति में क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में होती है, इसलिए हथेली को कहाँ रखा जाता है? मुंह के पास रखा जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा के लिए, ध्वनि के लिए या रेडियो तरंगों के लिए? तो डेसिबल इकाई का प्रयोग है वो ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का प्रवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल। जो प्रति ध्वनि का कारण क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो जो रडार की कार्यप्रणाली है वो रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए इनका समय अंतराल? 1/10 सेकंड से अधिक का होना चाहिए। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो मानव के कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। ध्वनि तरंगे किस के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट या 100 फीट। तो लगभग 56 फीट दूर खड़ा रहना चाहिए। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार होता है वो 9 संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अनुरणन काल तथा हॉल में आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? सेबिन ने इनका प्रतिपादन किया था। गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल, गुंजहीन हॉल है तो इसका अनुरणन काल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। किस कारण? विवर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, अनुनाद के कारण या परावर्तन के कारण? तो किस कारण सुनाई देती है? अनुनाद के कारण। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ में बजते हैं तो किसी एक स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी आवाज नहीं सुनाई देती। क्यों? परावर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, अपवर्तन के कारण या अनुनाद के कारण। तो किस कारण नहीं सुनाई जाती? व्यक्तिकरण के कारण। ये व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्तिकरण के कारण है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति में उतार चढ़ाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का। यही अवरक्त तरंगें चमगादड़ों द्वारा भी उत्पन्न की जाती हैं। निम्न में से किसमें
ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो जो ध्वनि की चाल है वो लोहे में अधिकतम होगी, क्योंकि लोहा क्या है, ठोस है। एकास्टिक विज्ञान क्या है? एकास्टिक किसका ज्ञान के लिए विज्ञान है? ध्वनि से संबंधित जो भी ज्ञान होता है वो किस में किया जाता है? एकास्टिक में किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।